हेलो दोस्तों, स्वागत है महामैराथन क्लास में। प्लेटफॉर्म बुक का आपका 150 क्वेश्चन होने वाला है। आप जरूर 150 क्वेश्चन में से आपका 50% लाना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महामैराथन क्लास। 150 क्वेश्चन है, जरूर दीजिएगा आप लोग। और जो भी बीपीएससी और एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करना चाहते हैं वो ललिन एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महामैराथन क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल है आपका, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास और विस्तार पर जोर देता है? इसका आंसर होगा आपका पांचवा लॉ। 5 लॉ आपको पता होना चाहिए कि वर्धनशील संस्था बोला जाता है 5 लॉ को। ठीक है, 5 लॉ कब आया था? तो सबसे पहले 1928 में पूर्णतः डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया था, परंतु प्रकाशित पूछा जाता है हर बार तो 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था 5 लॉ को। अब पांचवा लॉ क्या है? बार बार याद रखिएगा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? इसका आंसर होगा आपका सी, जॉन मैकफ्लोन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1903 में मैटकॉफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और कब बना इंपीरियल लाइब्रेरी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1891 ईस्वी में बना है। 1891 में बना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताता चलूँगा। उसी को अकॉर्डिंग मैं और बता देता हूँ कि 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को बदल के भारत का नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि 1 फरवरी 1953 में 1953 ईस्वी को ये भारत के लिए नेशनल लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। डीडीसी में मुख्य मेन क्लास की संख्या कितनी है? कितनी है मेन क्लास? तो आपको पता होना चाहिए 10 मेन क्लास होता है डीडीसी का। ठीक है, तो 10 मेन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मेन क्लास में 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 900 नंबर का यूज किया जाता है डीडीसी में। डीडीसी कब आया? तो 1876 में आया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आने वाले समय में आपसे पूछा जाएगा कि 1876 में डीडीसी बना है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये आपसे नोटेशन भी पूछा जाता है, तो आप मिश्रित अंकन नहीं है, ये शुद्ध अंकन का उपयोग किया जाता है। चलिए 10 मेन क्लास में आपको बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है 10 मेन क्लास आपसे। जैसे कि 00 में आपको याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर एवं जनरल जो आते हैं सब्जेक्ट, उसमें 00 का यूज किया जाता है। 100 में आपका याद रखिएगा, 100 में साइकोलॉजी और फिलॉसफी आता है। 200 में आपका रिलीजन आता है। ठीक है, 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। 500 में आपका साइंस आता है, प्योर साइंस बोलिएगा इसको, प्योर साइंस आता है। ठीक है, 600 में आपको साइंस ही के अकॉर्डिंग, बहुत लोगों को याद नहीं होता, तो 600 के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब इलेक्ट्रॉनिक तौर पे साइंस बोला जाता है। ठीक है, 700 में आपको आर्ट्स बोला जाता है, आर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बोलते चले, याद हो जाएगा। 800 में आपका लिटरेचर आता है। 800 में आपका लिटरेचर आता है। 900 में मात्र 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। 10 मेन क्लास। ठीक है, आपका 10 मेन क्लास समाप्त हो गया। याद रखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मतलब वीक कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन वीक कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा आपका 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर मनाया जाता है। 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर में मनाया जाता है। एक सवाल और है कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अगस्त, 2 क्वेश्चन है आपका, एक लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, एक लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को आपको लाइब्रेरी डे मनाया जाता है और 12 अगस्त को आपको लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी है?
एक इम्पॉर्टेंट बात कि रंगनाथन जी के द्वारा 5 पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। 5 पुस्तक आपसे पूछा ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ पुस्तक के तौर पे प्रकाशित किया गया था, परंतु ये भी आया था आपका, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 5वां का आंसर होगा डॉक्टर रंगनाथन जी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये भी लिख लीजिएगा कि 1937 में प्रकाशित हुआ था। 1937 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए छठा क्वेश्चन, किस प्रकार के पुस्तकालय मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य में स्थापित किए जाते हैं? मैं बस अनुरोध करूंगा कि कोशिश कीजिए खुद आंसर बताने का। ठीक है, आंसर कोई नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पुस्तकालय कुछ लाभ कमाने के लिए नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन। ISSN का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म मैं बार बार बोलता हूँ, याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म इसका आंसर होगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। 7वां का क्वेश्चन का आंसर होगा, आपसे ये पूछेगा कि कितने नंबर का होता था, तो ये याद रखिएगा कि 8 नंबर का होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे याद रखिएगा, ये पत्रिका समाचार पत्र पे ज़्यादा आपको मिलेगा इसको प्रकाशन के तौर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि मैं आपको ALA के बारे में स्टार्टिंग वीडियो में बता दिए थे कि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई ALA की स्थापना? बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा A 1876 ईस्वी में हुई। 1876 ईस्वी में हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए 9 क्वेश्चन, पुस्तकालय में सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कैटलॉग प्रारूप कौन सा है? चलिए 9 का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑपेक बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर होगा, 10वां का आंसर होगा आपका सी, जापान से हुआ है। ठीक है, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग 1960 ईस्वी में हुआ था। जापानी समाजशास्त्री और सूचना वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कब आया है? तो 1960 ईस्वी में आया है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन करवाऊंगा। बहुत कमेंट आ रहा था कि सर सोल्यूशन करवाइए, तो ज़रूर करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं करवाता चल रहा हूँ। 11 का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले? 5 लॉ आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3rd लॉ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सी, तृतीय लॉ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 5 लॉ कब आया? तो 1928 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया, परंतु 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कई बार प्रकाशित पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप OCLC के बारे में, OPEC के बारे में अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था आपका कि OPEC किस लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जानते हैं वो जो कमेंट में करके बता सकते हैं OPEC किस लॉ के अंतर्गत आता है सूचना स्रोत में। चलिए 12 क्वेश्चन देखिएगा। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? CC का प्रकाशन आपको पता होना चाहिए कि 1933 ईस्वी में हुआ था, 1933 में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। CC में आपको इंपॉर्टेंट है कि CC में ही आपको डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा PM, इंपॉर्टेंट देखिएगा, PMEST मतलब क्या होता है इसका भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी होता है, फिर मैटर होता है, एनर्जी होता है, स्पेस होता है और टाइम होता है। याद रखिएगा PMEST। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा लाया गया? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेट 2 चल रहा है और मैं माफ़ी चाहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा ख़राब बन चुका है, जल्दी में बन गया था।
इसी के कारण मैं 15 क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। 15 क्वेश्चन कि भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया। 15 का आंसर होगा आपका डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने का तो आपको अच्छा रहेगा। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से समझा देते हैं आपको। ये भारत में पब्लिक मॉडल बिल का प्रारूप डॉक्टर रंगनाथन जी ने तैयार किया था। 1930 ईस्वी में 1930 में बनारस में आयोजित अखिल एशियन शैक्षणिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। एक सवाल ऐसे ही बनता है कि बनारस में कौन सा आयोजित किया गया था, तो आप बोलिएगा एशियन शैक्षणिक सम्मेलन प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन ने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और कानून को पुरजोर वकालत की थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। 16 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। एनालिटिकल एंट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो 16 का आंसर होगा आपका बी, पुस्तक के किसी अध्याय या लेखक के लिए किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। चलिए 17 क्वेश्चन, नैस्डॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्केयर आप जरूर पढ़े होंगे कि नैस्डॉक और नैस्कॉम को मिला के बना है, परंतु कब बना, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा है कि नैस्डॉक कब बना है। नेस्केयर तो सब लोग जानते हो कि नेस्केयर कब बना, तो नैस्डॉक कब बना है, तो 17 का आंसर होगा आपका, 17 का आंसर आपका 1952 ईस्वी में बना है। तो नेस्केयर भी कब बना है आप फटाफट बता भी सकते हैं जो जानते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं कि 2002 में बना है नेस्केयर। किसको मिला के बना है, नैस्डॉक और नेस्कॉम को मिलाकर बना है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी आपसे कई बार नैस्डॉक का पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बोला जाता है, ठीक है। और ये खास तौर पे वैज्ञानिक तकनीक सूचना को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 क्वेश्चन। डीडीसी का 19वां संस्करण कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है, आप याद रखिएगा 18 और 19 तीन भागों में प्रकाशित हुआ था, 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। और आपको मैं बता देता हूँ 20, 21 और 22, 23 आपका 4 भागों में प्रकाशित होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि कब प्रकाशित होता है। एक सवाल और बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि डीडीसी का 19वां संस्करण कब आया, तो 1979 में आया है, 1979 में आया है। महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हम आपको जस्ट अभी बताएं कि सीसी के बारे में, सीसी के मौलिक श्रेणी फंडामेंटल कैटलॉग्स कौन सी है, तो चलिए 19 का आंसर बी होगा, ठीक है। 19 का आंसर आपका बी होगा। जैसे कि हम आपको बताएं PMST के बारे में कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया था, तो उसका क्या है, तो व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय, जैसे कि इंग्लिश में आपको बताए थे पर्सनैलिटी, मैटर्स, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ठीक है। तो यही है हिंदी में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और बहुत कमेंट के अनुसार मैं देखिए आज मैं समय नहीं दे रहा हूँ, टाइम पे आपका क्वेश्चन करवाता चल रहा हूँ। चलिए 20 क्वेश्चन आज का 20 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होता है। 20 का आंसर होगा, कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने का। 20 का आंसर आपका होगा सी, यूके से प्रकाशित होता है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूके से प्रकाशित होता है आपका। यह जर्नल 1969 में प्रकाशित हो रही है,
ठीक है, ये जर्नल कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1969 से प्रकाशित हो रही है। चलिए क्लास बस बताइएगा कि इस बार का क्लास आपको कैसा लगा, जैसा आप चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा है क्लास। चलिए 21 क्वेश्चन है, रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? 21 का आंसर होगा आपका बी, डीडीसी के अकॉर्डिंग। डीडीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि डीडीसी के बारे में हम आपको कुछ बहुत बार बोल चुके हैं कि 1876 ईस्वी में आ चुका है, मेल्विन डेवी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल डीडीसी का 23वां संस्करण लास्ट संस्करण है जो 2011 में समाप्त हो गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण किस नाम से जाना जाता है? जो 2000 ईस्वी में आया था वो वेब डेवी के नाम से जाना जाता है और वो OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो इम्पॉर्टेंट है मैं ज़रूर आपको बताता चल रहा हूँ। 22 का क्वेश्चन, पुस्तकालय के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? एक महत्वपूर्ण कि आउटसोर्सिंग आप लाइब्रेरी शब्द में खुद वर्ड को समझ के क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग आपको लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाया भी ना गया हो तो आप खुद सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, देखिएगा इसका आंसर बी होगा, पुस्तकालय के कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी को सौंपना, ठीक है। ये आउटसोर्सिंग आपको खुद बताता है, आउट मतलब बाहर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लाइब्रेरी साइंस में आप पढ़े या ना पढ़े, खुद कई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये 23 क्वेश्चन थोड़ा PDF ख़राब बना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। RRLF कहाँ और किसके लिए बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए बना है। चलिए 24 का क्वेश्चन, चलिए क्या है? डबलिन कोर क्या है? डबलिन कोर क्या है? 24 का आंसर आपका होगा बी, एक मेटा डाटा मानक है। एक मेटा डाटा मानक है, यह इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर शीर्षक निर्माणकर्ता विषय तिथि को शामिल जो वेब संसाधनों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन, एमलिफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमलिफ कोर्स बहुत लोग और बिलिस कोर्स बहुत लोग करके बैठे हैं। इसका मैं चाहता हूँ कमेंट में आप लोग खुद कर दें कि बिलिस, सबसे पहले बताइएगा कि बिलिस कब आया है, ठीक है। बिलिस कब आया है, तब तक मैं बता देता हूँ कि एमलिस कब आया है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आया है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, 1949 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए बिलिस कोर्स भी मैं भी बता देता हूँ। बिलिस कोर्स आपका 1947 में किया गया था और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूं कि महामैराथन क्लास आपका आने वाला है कुछ दिनों में। 1 लाइनर क्वेश्चन KBS और DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो महामैराथन क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्लास आने वाला है। चलिए 26 का क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, इसका आंसर होगा आपका, चलिए इसका आंसर 26 का आंसर सी होगा, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निर्देशिका, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग यह एक वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 पॉइंट रखिएगा आप। यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय संग्रह को भी इम्पॉर्टेंट है, विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा एक कॉपी में अंडरलाइन करके। चलिए ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम किससे संबंधित है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। इसका आंसर होगा सी, पुस्तक आदान प्रदान से इसका संबंध है। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा लाया गया था, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
आपसे कई बार पूछा जा चुका है केवीएस और एनवीएच में किसके द्वारा लाया गया है ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध किससे है? तो 28 का आंसर आपका बी होगा, कंप्यूटर नेटवर्क से है। आपको खुद नेटवर्क क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन, तभी आपसे बन पाएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत ही कोई क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा कि आप खुद लगेगा कि नहीं पढ़े हैं। इस बात को गौर करते हुए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यानपूर्वक सुनें। ये समान नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है, जो बस, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड टोपोलॉजी शामिल रहता है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूडीसी का प्रथम संस्करण कई बार लोगों को पता होगा कि यूडीसी का प्रथम संस्करण 1905 कर रहे होंगे। अब बताइए कि अंग्रेजी संस्करण में कब प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी संस्करण में कब प्रकाशित हुआ है? कुछ लोगों को तो पता नहीं होगा कि अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित होता है, क्योंकि इसमें फ्रेंच भी होता है, आपका अंग्रेजी भी होता है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका 29 का आंसर बी होगा। 1943 में अंग्रेजी शब्द में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1943 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये पूर्णतः मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हेनरी लाफॉन्ट और पॉट और प्लेट द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है, 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन आने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि महा मैराथन क्लास आने वाला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए 13 क्वेश्चन है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना किसके द्वारा विकसित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये VVI करके रख लीजिएगा कि आएगा ही आएगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 30 का आंसर होगा आपका ए, IIT खड़गपुर से। IIT खड़गपुर से इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके लिए कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो रहेगा समझाने के लिए मैं ज़रूर समझाऊंगा। कमेंट आ रहा था कि सर एक एक क्वेश्चन को समझाइए, तो आप लोग खुद कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि समझाने लायक नहीं है। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इन्फॉर्मेट के द्वारा ये बनाया गया है शोध गंगा, ठीक है। तो ये खास तौर पे याद रखिएगा कि ये 33 भारतीय शोध प्रबंधों है। इसका आंसर आपका, बता देता हूँ, आपका भारतीय शोध प्रबंधों है, ठीक है, बी होगा, जो इन्फॉर्मेट के द्वारा शुरू किया गया था। ये समानता शोध गंगा याद रखिएगा, ये भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, में जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और शोध पत्रकों का एक डिजिटल भंडार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा क्या करता है? आने वाले समय में आपको शोध गंगा, शोध गंगोत्री आपको कन्फ्यूजन देगा। चलिए यूजीसी, ठीक है, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर बहुत लोग 1953 मान रहे होंगे, लेकिन परंतु सही भी है कि 1953 में बना, ठीक है। कब बना? तो 28 दिसंबर 1953 में बना, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद के द्वारा, ठीक है। परंतु यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्णतः किस वर्ष बना, तो आपका इसका आंसर होगा 1956 में, 1956 में संवैधानिक निकाय के रूप में बना, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन का डाउट मत कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि 1953 में बना था, परंतु संवैधानिक निकाय के रूप में 1956 में। इसका आंसर सी ही दिया गया है और सी ही है, ठीक है। तो आप इस बात को गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक बनता है। 33 क्वेश्चन, CC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? याद रखिएगा कि CC हो या CCC क्लासिफाइड कैटलॉग हो या DDC, आप इसका प्रकाशन याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है।
तो चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बताने से पहले सबसे पहले पहला प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था, दूसरा प्रकाशन 1945 में हुआ था, तीसरा आपका 1951 में हुआ था और चौथा आपका 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। तो पाँचवा कब हुआ? तो पाँचवा हुआ आपका 1964 में हुआ, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लास, और एक एक पॉइंट मैं बताता चल रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर तो बहुत इजी है, 1836 ईस्वी में की गई, 1836 ईस्वी में की गई है। बी होगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और कुछ इसका 34 का आंसर कि कब की गई, तो 8 मार्च, याद रखिएगा 8 मार्च 1836 ईस्वी में की गई है। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया था। और कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, तो कमेंट में इस बार ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बताइए कौन थे फर्स्ट लाइब्रेरियन। फटाफट आप इसका कमेंट में कीजिएगा कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। ट्रैंकेशन तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? 35 का आंसर होता है आपका बी, डेटाबेस खोजने के लिए किया जाता है। आप उसका कमेंट में जरूर कीजिएगा कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट में कीजिए, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर मैं देखना चाहता हूं कि किसको किसको याद है। चलिए 36 का आंसर देखिएगा, आईपीआर में क्या शामिल नहीं है? देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकार में कौन कौन शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका, चलिए मैं बता देता हूँ इसका। सबसे पहले किसमें पेटेंट शामिल रहता है, कॉपीराइट भी शामिल रहता है और ट्रेडमार्क भी शामिल रहता है। इसका आंसर डी होगा, सेंसरशिप शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 37 क्वेश्चन, डीडीसी में फॉर्मल डिवीजन में अब क्या कहा जाता है? 37 का इसका आंसर होगा आपका बी, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इतना मेहनत कर रहा हूं और आपके अकॉर्डिंग बहुत कमेंट आया था कि सर ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, तो देखिए मैं बिना बकवास किए हुए भी मैं 5 सेकेंड आपको नहीं दे रहा हूं टाइम, फटाफट मैं आंसर बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं बस आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़बरदस्त करें। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 38 क्वेश्चन, पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण है? 38 का आंसर होगा आपका बी, व्यावसायिक आचरण और मूल्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है आचार संहिता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 39 का आंसर आपका सबको पता होगा, इसका आंसर सी होगा, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लिखी गई है। आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं ABCD करके कि कौन किसका सही है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा, और ये 1953 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। और एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि यह पुस्तक मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में प्रावधानों के प्रभाव में केंद्रित है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर रंगनाथन जी के बारे में जीवन परिचय मैं बता चुका हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो देख सकते हैं, बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट सीक्वेंस का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन
PMEST के बारे में देख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं गौर करवा रहा हूँ वो याद रखिएगा, VVI में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। 41 क्वेश्चन, एले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खुद कोशिश कीजिएगा आंसर बताने का तो बहुत अच्छी बात रहेगा। एले का मुख्यालय कहाँ है? 41 का आंसर आपका सी होगा, शिकागो में है। शिकागो में है, एले का मुख्यालय शिकागो में स्थित है। अमेरिका 1876 में बना था इसका मुख्यालय। चलिए एले के बारे में विस्तार से समझाते हैं हम आपको। एले के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है आपसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, और आपका गलत आंसर जाएगा कि मेल्विन डेवी है, परंतु मेल्विन डेवी सचिव के रूप में प्रस्तुत थे वहाँ, परंतु प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर थे। चलिए एले का प्रकाशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, वीडियो को बस आप शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। प्रकाशन अमेरिकन लाइब्रेरी होता है पहला प्रकाशन, दूसरा बुक लिस्ट होता है, तीसरा चॉइस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बुक लिंक हो गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एएलए के द्वारा खास तौर पे याद रखिएगा, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट। मेल्विन डेवी बोल सकते हैं इसका आंसर, परंतु ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम एएलए के बारे में। और कैसा लग रहा है क्लास जरूर अब इस बार बताइएगा कि पार्ट 3 वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये क्लास आपका। चलिए 42 क्वेश्चन, अल्मैनक में किस प्रकार के जानकारी होती है? मैं चाहता हूं कि कमेंट में करके इस बार जरूर बताएं कि जैसा आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास आपको। चलिए इसका आंसर होगा 42 का आंसर सी होगा, कैलेंडर, खगोलीय डाटा, सांख्यिकी आदि होगा, ठीक है। कुछ विस्तार से समझ लेते हैं कि ये खास तौर पे 42 का ये कैलेंडर, खगोलिक डाटा, सांख्यिकी आदि प्रकाशन जानकारी होती है, ठीक है। यह एक वर्ष में प्रकाशन है, याद रखिएगा। ये कितने प्रकाशन है? तो एक वार्षिक, ठीक है, मतलब एक वर्ष बोले या वार्षिक बोले तो याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट था, ये वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है, ठीक है। इसमें आमतौर पे कैलेंडर सूर्योदय सूर्यास्त के समय, मौसम पूर्वानुमान, ज्वार भाटा सारणी के लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े शामिल होता है। ये तथित संदर्भ के रूप में उपयोगी स्रोत है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय के UGC की लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे? 1957 43 का आंसर होगा आपका डॉक्टर रंगनाथन जी थे। डॉक्टर रंगनाथन जी थे लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1957 में। UGC भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थिति आंकलन करने और उनके विकास में सिफारिश देने के लिए 1957 में समिति गठित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथन जी थे। इस समिति के रिपोर्ट में अक्सर डॉक्टर रंगनाथन समिति रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 क्वेश्चन, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कब शुरू हुआ? एक क्वेश्चन और है कि INB का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। चलिए BNB का प्रकाशन 1950 ईस्वी में शुरू हुआ, 1950 ईस्वी में शुरू हुआ। और एक मैं बता देता हूँ कि इसका प्रकाशन ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है, और ये साप्ताहिक मतलब वीकली प्रकाशन होता है। ये वीकली प्रकाशन होता है आपका, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। तो ये चलिए आज इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन एक्सेस, जैसे कि हम आपको बताएं कि ओपन एक्सेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे, का समर्थन करता है कौन सा लॉ? तो इसका आंसर 45 का आंसर होगा आपका सी, तृतीय लॉ करता है, थर्ड लॉ करता है। और थर्ड लॉ क्या है आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन आज का 46। चलिए ओपन एक्सेस के बारे में मैं बता देता हूँ, छोड़िए आगे बता ही देता हूँ आपको। ओपन एक्सेस ये तृतीय लॉ, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए, एवरी बुक इट्स रीडर्स। ठीक है, यह मुक्त द्वार प्रणाली है जिसमें पाठक सीधे सेल्फ से पुस्तक चुन सकते हैं। मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो ओपन एक्सेस उसे बोला जाता है जब आप किसी लाइब्रेरी में एंट्री लेते हैं तो उस समय आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर हो या कोई भी आप छोटा मोटा बुक आपको सामने ताका पे, मतलब रेख बोलते हैं आप, जो बोल सकते हैं, सामने ही आपको दिख जाएगा, जिससे आपको आकर्षित, या कोई दुकान जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सामान आपको सामने आकर्षित करने के लिए या आप तुरंत उसको ले सकते हैं चाहे तो उसी को ओपन एक्सेस बोला जाता है। और कोई भी आप सार्वजनिक पुस्तकालय में जाएं तो आपको काउंटर पे ही सर्कुलेशन सिस्टम के समय जहां आप आदान प्रदान करते हैं वहां पे आप देखिएगा कि कई सारे बुक रखे रहते हैं जिससे आप तुरंत ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन। ग्रीन स्टोन क्या है? 46 का आंसर होगा आपका ए, एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? सूचना स्रोत याद रखिएगा 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। 47 का, ठीक है, तो जिसमें से आपको पता होना चाहिए प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत में नहीं आएगा, ये द्वितीय सूचना स्रोत के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, यह आमतौर पर प्राथमिक सूचना स्रोत में संकलित डेटा या तत्व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। प्राथमिक सूचना स्रोत उसे आप बोल सकते हैं कि तुरंत आपको जो भी सूचना मिलता हो, जैसे न्यूज़पेपर, शोध पत्र, डायरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। पेटेंट आपसे कई बार पूछा जाता है कि पेटेंट किस लॉ के अंतर्गत में आता है सूचना स्रोत के, तो प्राथमिक में ही आता है, फर्स्ट में आता है, तो याद रखिएगा। और तृतीय स्रोत मैं बता देता हूँ कि ये प्राथमिक और द्वितीय स्रोत को खोजने में मदद करता है, जैसे कि ग्रंथ सूची, निर्देशिकाएं, ये तृतीय सूचना स्रोत है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 48 क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन आएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? मैं चाहता हूँ कि जो लोग पटना में है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जरूर घूम लें। तो चलिए इसका आंसर होगा पटना में है, स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब बना है, तो डेट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में बना है। 29 अक्टूबर 1891 में बना है। ये फेमस क्यों है? तो आपको फेमस इसलिए है कि ये पांडुलिपि, मतलब पुराना से पुराना पांडुलिपि संग्रह जनता को दान कर सकता है, बहुत ही पुराना पांडुलिपि इसके पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक क्वेश्चन है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व कब प्रदान किया गया? ये आपको पार्ट 1 वीडियो में सेट करवाए हैं, जिनको याद है वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलिए 49 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ साक्षात्कार रेफरेंस इंटरव्यू के कितने चरण होते हैं? तो 49 का आंसर आपका सी होगा, 4 होगा आपका 15 क्वेश्चन देखिएगा, प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है इसका? चलिए विस्तार से समझते हैं। किसी और के काम को अपने काम में प्रस्तुत करना को कहते हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन, MIS सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 51 का आंसर आपका होगा बी, निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता के लिए सूचना प्रदान करना। ठीक है, कुछ बारे में जान लेते हैं। MIS सबसे पहले इसका जैसे कि फुल फॉर्म आपको पता हो चुका होगा कि इसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। यह सिस्टम संगठन की आंतरिक और बाहरी स्रोतों से डेटा, मतलब कच्चे तत्व, ठीक है, एकत्र करता है, उसे संसाधित करता है और उसे उपयोगिक सूचना में परिवर्तन करता है।
ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन आज का। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC किस मंत्रालय के अधीन काम करता है आपका? तो 52 का आंसर होगा आपका, और ये कई बार आ चुका है सवाल, 52 बी होगा इसका आंसर। बी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है NIC। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी स्थापना NIC की स्थापना आपका 1976 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है आपका। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और खास तौर पे एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि 1976 में इसकी स्थापना हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन आज का। कटर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल है? 53 का क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। 53 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। पुस्तक को खोजना, पुस्तकालय में क्या यह दिखाना, पुस्तकालय संस्करण और चरित्र के चयन में सहायता करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट था आपका, और ख़ास तौर पे कटर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग शामिल है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 क्वेश्चन आज का। इंसाइक्लोपीडिया 54 क्वेश्चन है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका ब्रिटेनिका अलग है, ये अमेरिकन है। ठीक है, का प्रकाशन कौन करता है? 54 का तो ब्रिटेनिका का प्रकाशन कौन करता है? और सबसे पहले ब्रिटेनिका मतलब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का स्थापना मतलब सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? जो ईस्वी जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। इसका आंसर होगा आपका बी, 54 का हो जाएगा बी। ठीक है, स्कॉलरिस्ट लाइब्रेरी पब्लिकेशन मतलब पूर्व में ग्रो लियर करता था। ठीक है, और इसके सबसे पहले स्थापना, इसका पहली बार प्रकाशन 1829 से लेके 1833 तक हुआ था। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित होने वाला और सबसे पुराना और व्यापक समान विश्वकोश में से एक है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय संघ का मुख्य लाभ क्या है? तो 55 का आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी होगा। कुछ जान लेते हैं पुस्तकालय व्यक्तियों। इसको ऑप्शन से अच्छा है कि मैं आपको समझा देता हूँ 55 का, कि पुस्तकालय संघ का मुख्य लाभ उपयुक्त में से सभी है, जिसमें से उद्देश्य है पुस्तकालय संघ के माध्यम से सदस्य पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और डेटाबेस और ई जर्नल्स की खरीद पर लागत कम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे डेटाबेस और ई जर्नल्स की खरीद पर लागत मतलब पैसा कम कर सकते हैं। यह सदस्यों और उन व्यापक सूचना संसाधन तक पहुंचाना प्रदान करता है जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। FRBR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो 56 का आंसर होगा आपका ए, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक्स रिकॉर्ड्स होता है FRBR। चलिए कुछ जान लेते हैं FRBR किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, देख सकते हैं, ईफला के द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, एक वैचारिक सत्ता संबंध मॉडल है। यह मॉडल ग्रंथ सूची संबंधित रिकॉर्ड के लिए उपयोगकर्ताओं को आवश्यकताओं को पूरा करने में कार्यवंत में परिभाषित करता है। FRBR बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खोजना, पहचानना, चुनना और प्राप्त करना है। चलिए अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन।
57 क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूं कि स्टूडेंट एक बोल रहे थे कि सर लिख के बढ़िया से समझा दीजिए, परंतु मैं माफ़ी चाहूँगा कि लिखने में परेशानी होती है जिसके कारण मैं लिख नहीं पाता। तो आप खुद सुन के लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। चलिए 57 क्वेश्चन डीडीसी में समकक्ष सूचकांक, रिलेटिव इंडेक्स। इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ कि इसमें हिंदी है टोटल, लेकिन इंग्लिश भी जानना जरूरी है। समकक्ष सूचकांक बहुत दिक्कत होगा आपको। फिर रिलेटिव इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? 57 का आंसर होगा आपका ए। ये विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए विषय के पहलुओं को एक साथ लाना कहते हैं डीडीसी का। ठीक है, डीडीसी कब आया है? 1836 ईस्वी में आया है। ये आपको पता होगा, मेलवे डेवी के द्वारा लाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 58 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन हो चुका है। आज का 58 क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, DDS। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का उदाहरण है। फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि 58 का आंसर होगा आपका इसमें से सभी। तो आपको डॉक्यूमेंट से ही समझ लेना चाहिए कि इंटर लाइब्रेरी लोन, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्रदान करना, फैक्स द्वारा लेख भेजना। इंटर लाइब्रेरी लोन किसे बोला जाता है? हम इसके पहले हम आपको बताए थे कि इंटर लाइब्रेरी लोन जिस का मतलब है कि कोई स्टूडेंट यूजर को कोई भी बुक लाइब्रेरी में चाहिए था और उस लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं होता है तो किसी और लाइब्रेरी से हेल्प मांगते हैं, मतलब बुक मांगते हैं, तो उसी को बुक को लेना मतलब लोन के तौर पे लेते हैं, तो उसी को इंटर लाइब्रेरी लोन बोला जाता है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। 59 क्वेश्चन आज का, पुस्तकालय में संग्रह विकास नीति क्यों आवश्यक है? कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी क्यों आवश्यक है? 59 का आंसर होगा आपका ए। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक सामग्री का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए है 59 का आंसर। या ऐसे भी बोल सकते हैं, यह नीति एक लिखित दस्तावेज है जो पुस्तकालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप सामग्री के लिए अधिग्रहण, मूल्यांकन, रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, यह बजट आवंटन, उपहर के लिए है, बहुत इत्यादि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का 60 क्वेश्चन आज का, मेटा सर्च इंजन क्या करता है? मेटा सर्च इंजन 60 का आंसर होगा आपका बी। कई अन्य खोज इंजनों पर एक साथ खोज करता है और परिणाम एकत्र करता है। टोटल आंसर बताइएगा कितना सही हुआ आपको। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है। वाइपर वेव इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? तो आपका 61 का आंसर होगा आपका ए। वेब सामग्री, जैसे कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि वेब सामग्री का संग्रह और संरक्षण से है। ठीक है, वाइपर के बारे में कुछ जान लेते हैं। वेब पर उपलब्ध डिजिटल सूचनाओं को भविष्य की पीढ़ी के लिए संग्रहित करने और संरक्षित करने में प्रक्रिया, रणनीति और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें वेब कॉलिंग, मेटा डाटा निर्माण, भंडार समाधान और दीर्घकालीन पहुंच सुनिश्चित करने की जैसी गतिविधियां शामिल होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? 62 का आंसर होगा आपका 1909 में हुई है। 1909 में हुई है। चलिए किसके द्वारा हुई है ये भी जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा जॉन कॉटन डाना के द्वारा हुई है। लिख लेते हैं, इसका आंसर आपको पता हो जाएगा कि जॉन मतलब लिख लीजिएगा आप लोग जॉन। ठीक है, ये चलिए कुछ बढ़िया से लिख लेते हैं आपको। जॉन काटा मतलब कॉटन बोल सकते हैं इसको, कॉटन डाना के द्वारा किया गया है।
ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब आया है? 1909 में आया है। किसके द्वारा लाया गया है? तो आपको जॉन कॉटन के द्वारा लाया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सूचना पेशेवरों के लिए है। ठीक है, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। कहाँ हुई है? तो यूएस अमेरिका में हुई है। ठीक है, और ख़ास तौर पे इसका व्यावसायिक विकास, नेटवर्किंग और अवसर के लिए उपयोग के लिए वकालत प्रदान करता है। चलिए 63 का क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन पे आते हैं आज। सीसी में सिस्टम और स्पेशल का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? 63 का आंसर होगा आपका सी, मुख्य वर्गों में होता है। मुख्य वर्गों में होता है। ठीक है, और सीसी में आपको याद रखना अनिवार्य है कि चौथा, तो सीसी का 4th एडिशन आया था तो उसमें पीएमएसटी के बारे में भी जानना अनिवार्य है, याद रखिएगा आप। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 क्वेश्चन आज का। 64 क्वेश्चन, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी नई दिल्ली किस संगठन में प्रशासनिक नियंत्रण है? सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना एम्स को माना जाता है। ठीक है, एम्स को माना जाता है, जो 1966 में स्थापना हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट तो था, परंतु इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर होगा आपका 64 का आंसर होगा आपका बी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के द्वारा अंतर्गत में ये संगठन काम करता है, नियंत्रण है इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये होगा। एम्स के बारे में मैं बस स्पेशल में आपको बता दिया कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन हो सके तो पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स ICCP पेरिस कब आयोजित हुई थी? पेरिस में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 65 का आंसर आपका 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी। यह सम्मेलन 9 से 18 अक्टूबर, ठीक है, 9 से लेके, याद रखिएगा, 9 से लेके 18 अक्टूबर तक 1961 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसे इफ्ला द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल था, जिसे पेरिस प्रिंसिपल के रूप से भी जाना जाता है। लेखक शीर्षक प्रविष्टि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत आधार प्रदान करता है। एक इम्पॉर्टेंट है कि ये पेरिस प्रिंसिपल के बाद ये कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण कोडों के विकास के लिए गहराई में प्रभावित किया है, जिसे AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स में भी शामिल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। 67 क्वेश्चन, MBO इसका सबसे पहले फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। इसका सिद्धांत किसने दिया है? इम्पॉर्टेंट है कि इसका आपसे फुल फॉर्म भी कई बार जाके पूछा जा चुका है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, पीटर ड्रक के द्वारा सिद्धांत दिया गया है मैनेजमेंट का। और सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि इसका पीटर ड्रक ने 1954 में पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में MBO की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, इसका उद्देश्य कर्मचारियों की भागीदारी और प्रतिबद्धता के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करना और संगठन में प्रभावशाली को बढ़ावा देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईस्वी याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। 68 क्वेश्चन आज का। 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ई पाठशाला किसकी एक पहल है? 68 का हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय बोला जाता है। ठीक है, NCERT और CIET के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता देता, परंतु कुछ है नहीं, ये बस एक ही पॉइंट है इसमें कि यह उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्ता शैक्षणिक सामग्री तक पहुंचना एक सुगम बनाना रहता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन। रंगनाथन ने पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति संकल्पना 3 कार्ड सिस्टम का विकास क्यों किया है? क्यों किया? तो उस 69 का आंसर होगा आपका ए, पत्रिका के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए किया है। ठीक है, 3 कार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा 3 कार्ड यह प्रणाली पत्रिका की प्राप्ति, रिकॉर्ड और उपयोग के लिए व्यवस्थित डिजाइन के लिए किया जाता है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के कार्ड शामिल होते हैं। पहला कार्ड याद रखिएगा, पहला कार्ड को रजिस्टर कार्ड बोला जाता है। रजिस्टर कार्ड का मतलब प्रत्येक पत्रिका के लिए विस्तृत विवरण। ठीक है, दूसरा कार्ड देख सकते हैं, दूसरा कार्ड आपको चेक कार्ड बोला जाता है। तो चेक कार्ड किसको बोलते हैं? तब प्रत्येक अंक की प्राप्ति को ट्रैक करने के लिए होता है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा। 17 क्वेश्चन। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। एजलिक का फुल फॉर्म जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये DSSB में क्वेश्चन में पूछा गया था। एजलिक का फुल फॉर्म जो जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं, एजलिक। और कब बना इस्टेब्लिश ये भी बता दीजिएगा। 70 का INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रविष्टि किस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित है? INB तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आपका आया है। 70 का आंसर बी होगा, DDC पद्धति पे आधारित है। और INB आपका कब आया है ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि AC ब्रेडफोर्ड INB खासतौर पे DDC का 23वां वर्तमान के लिए अनुसार व्यवस्थित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पॉइंट हम आपको बता दिए और 1 पॉइंट आप बताइएगा कि INB कब बना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन आज का। क्लास बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है आपको। 71 क्वेश्चन। AC ब्रेडफोर्ड का लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित है? 71 का आंसर इसका बी होगा, लेखकों का किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं में विवरण है। 71 का आंसर होगा आपका। ब्रेडफोर्ड का नियम, जिसे ब्रेडफोर्ड का बिखराव का नियम भी कहा जाता है, बताता है कि किसी विशिष्ट विषय पर अधिकांश लेख कुछ मुख्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, जबकि शेष लेख बड़ी संख्या में अन्य क्रम पत्रिकाओं में बिखरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैन प्रोसीजर्स किससे विकसित किया है? किसने विकसित किया है? 72 का आंसर होगा आपका ए, ऐसा रंगनाथन ने इसे स्थापना किया है, विकसित किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 73 क्वेश्चन आज का। 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय में एक्सटेंशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सटेंशन सर्विस के बारे में कई बार सवाल आ चुका है KBS, NBS, DSSB में, तो इम्पॉर्टेंट है। 73 का बी होगा, पुस्तकालय की सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नोटिफिकेशन, जैसे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि नियमावली बन चुका है। ऐसे मैं 10 तारीख को बता रहा था कि 10 तारीख तक आ जाएगा, परंतु लेकिन 2 ही तारीख को आ चुका है, तो बहुत खुशी की बात है। जैसे मैं नोटिस सच जो न्यूज़ रहता है, तो आप ज़रूर जाके वीडियो को देखिएगा कि आपका कन्फर्म 2 जुलाई को कन्फर्म कर दिया गया है कि आपका
वैकेंसी आने वाली है और स्टेट सबसे पहले स्टेट लेगी आपको। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। 150 मार्क्स और कंफर्म कर दिया गया है। जो आप अभी फ़िलहाल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल वाले को 75 नंबर लाना अनिवार्य है 150 में से, और ओबीसी के लिए 65% मतलब 65 नंबर लाना अनिवार्य है, और SC ST के लिए आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। और लड़की लोग को, बहुत लोग मेरे स्टूडेंट भी लोग हैं लड़की में, तो उनको 60 नंबर लाना अनिवार्य है 150 में से। 150 नंबर में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इस बात को गौर करते हुए मेहनत कीजिएगा आप लोग, और मेरे साथ जुड़े रहें। रोज़ रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आपका। 74 का देखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है। तो 74 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है और इसे संशोधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 75, डिजिटल लिटरेसी में क्या शामिल है। तो इसका आंसर होगा डी, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना खोजना, मूल्यांकन करने, बनाने में और संपादन करने की क्षमता है। कल आपका महामैराथन हो सके तो आने वाला है। कल महामैराथन 1 लाइनर क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। स्पेशल बिहार स्टेट को लेकर 1 लाइनर मैं लाने वाला हूं। उसको देखने के बाद आप रात में प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा, क्योंकि 1 लाइनर में आपका कंप्लीटेड क्वेश्चन रहेगा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल इंतज़ार करें महामैराथन का। 76 क्वेश्चन, ई ज्ञान कोश किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। 76 का इसका आंसर होगा आपका सी, इग्नू का है। इग्नू का है ई ज्ञान कोश। इग्नू का एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युक्त विश्वविद्यालय बोला जाता है। यह डिजिटल भंडार है। ई ज्ञान कोश इंदिरा गांधी के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया था। यह इग्नू के स्वयं शिक्षण सामग्री को संग्रहित और प्रसारित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ सामग्री, ऑडियो वीडियो को शामिल किया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 क्वेश्चन आज का, सीसी के अग्रणी ऑफ द क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है। 77 का आंसर होगा आपका बी होगा, वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमित भाग को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तैयारी में ज़बरदस्त लग जाएं, क्योंकि कंफर्म नियमावली भी मिल चुका है। बहुत सालों से सुन रहे होंगे कि सर नियमावली बन रहा है, परंतु आज बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। और हाँ, एक मौका है कि बीपीएससी आपको 5 बार मौका देगी, परंतु 5 बार का आशा मत लगाइए। 14-20 साल के बाद तो पहली बार आया है, तो 5 बार तो भूल जाइए। तो इसलिए मेहनत जोरों धोरों से लगा दें आप लोग। अब मेरे साथ जुड़े रहें, कल महामैराथन क्लास जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ज़रूरी नोटिस था इसलिए मैं बता रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन, करियर एंड रेफरेंस बुक्स किस प्रकार के जानकारी प्रदान करता है। 78 का आंसर होगा आपका ए, विभिन्न व्यवसायों और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 क्वेश्चन, ब्राउन इशू सिस्टम के किस चीज़ का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है। तो 79 का आंसर आपका होगा बी, पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है। पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है। और याद रखिएगा, नीना ब्राउन के द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रांशिक प्रणाली 2 मुख्य घटक का उपयोग करती है। प्रत्येक पुस्तक के लिए एक बुक कार्ड और प्रत्येक पाठक के लिए एक रीडर टिकट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ्ला की स्थापना किस शहर में हुई थी। 80 का, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ्ला का 2 मुख्यालय है। अब आप बोल सकते हैं द हेग में है, परंतु इसका क्वेश्चन है कि कहाँ स्थापित किया गया था। तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद स्थानांतरित करके द हेग में अभी फ़िलहाल ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ, तो ईस्वी डेट याद रखिएगा, 30 सितंबर 1927 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तौर पर रखा गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और ये खास तौर पे याद रखिएगा, ये इफ्ला पुस्तकालय विज्ञान, सूचना पहुंचाना और संस्कृति विरासत के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 क्वेश्चन, लिंक्ड डेटा। लिंक्ड डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 81 का आंसर होगा आपका बी, वेब पर संरचित डेटा प्रकाशित करना ताकि इसे इंटरलिंक किया जा सके और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट है मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन, बुक मोबाइल किस प्रकार की पुस्तकालय से संबंधित है? 82 का आंसर होगा सी, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रसार सेवा से संबंधित है। ठीक है, बुक मोबाइल का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, ये भी आपका जानना अनिवार्य है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। चलिए ACR 2, 83 क्वेश्चन देखिएगा। ACR 2 में GMD का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरल मटेरियल्स डेजिग्रेशन बोला जाता है, का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म आपसे स्टेट में 10 से 15 सवाल पूछा जाएगा। तो 83 का आंसर होगा ए, सामग्री के प्रकार को इंगित करने के लिए। ठीक है, आप स्टेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद मैं BPSC के लिए स्पेशल क्लास लाने वाला हूँ। अब BPSC का GK GS भी चल रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा। ट्रेड बिब्लियोग्राफी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 84 का आंसर होगा बी, पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन, डिक्शनरी कैटलॉग किसने तैयार किया है? 85 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर CA कटर होगा। डिक्शनरी कैटलॉग कब आया है? तो चार्ल्स एमी कटर ने 1876 में चार्ल्स रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग्स का प्रकाशित किया था। यह कोड डिक्शनरी कैटलॉग के निर्माण के लिए विस्तृत प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीपो का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो बीपो का आंसर होगा आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, बीपो के हिंदी में भी याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना रहता है। बीपो की स्थापना कब हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुआ है। बीपो की स्थापना 1967 में हुआ, 14 जुलाई 1967 को हुआ है। चलिए 80 हो गया है, 86 87 पे आते हैं। अब DDC टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का उपयोग कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, जब किसी विषय के लिए एक अधिक मानक उपविभाग लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 88 क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है? तो 88 का आंसर होगा ए होगा, नॉर्बर्ट वीनर ने इसका शब्द को गढ़ा है। ठीक है, अमेरिकन गणित थे ये दार्शनिक नॉर्बर्ट वीनर ने अपनी 1948 में पुस्तक को लॉन्च किया था। ये कंप्यूटरनिक्स इन द एनिमल एंड द मिशन, इस शब्द का परिचय भी विस्तार से किया था। ठीक है, 89 क्वेश्चन पे आते हैं। 89 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पुस्तकालय में अधिग्रहण अनुभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो 89 का आंसर होगा सी, पुस्तक और अन्य पाठक सामग्री का चयन और क्रय करने के लिए। चलिए एटलस में मुख्य रूप से क्या होता है? 90 का आंसर बहुत ही इजी है, मानचित्र का संग्रह होता है। ठीक है, नेस्केयर कैसे बना है? नेस्केयर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 2002 में बना है, नैस्कॉम और नैस्डॉक को मिलाकर बना है। ठीक है, 91 का आंसर सी, नैस्डॉक और नैस्कॉम को मिलाकर बना है। 92 क्वेश्चन देखते हैं, सीसी के साथ में संस्करण एनजी आइसोलेट के कितने प्रकार बताए गए हैं? 92 का आंसर होगा आपका, कोशिश कीजिएगा कितना आंसर सही हुआ आपका कमेंट में करके जरूर बताइएगा। सी इसका आंसर होगा, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकिपीडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है? विकिपीडिया 93 का आंसर होगा आपका सी,
तृतीय स्रोत है? विकिपीडिया यह तृतीय या एक सहयोगी रूप से निर्मित विश्वकोश का सूचना स्रोत है। यह तृतीय स्रोत प्राथमिक और द्वितीय स्रोत की जानकारी को संकलित, व्यवस्थित, संरक्षित करना। विश्वकोश सार संग्रह और ग्रंथ सूची इसे उदाहरण है। विकिपीडिया एक ऑनलाइन विश्वकोश है जिसे स्वयं द्वारा सहयोगी के रूप में लिखा और संपादित किया गया है, तो इसे तृतीय सूचना स्रोत में ही दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। 94 है, पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए रंगनाथन ने कौन सा सिद्धांत अपनाया है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, कार्यक्रम दृष्टिकोण अपनाया है। 94 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 क्वेश्चन, इम्पैक्ट फैक्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसने मूल्यांकन के लिए किया है? 95 का आंसर हो जाएगा ए, शोध पत्रिका के लिए किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 क्वेश्चन, ग्रंथालय स्वरूप किस भाषा में लिखी गई पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 96 का आंसर आपका बी, तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी। लिखी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन, यूडीसी अंकगणितीय अंकन का अर्थ क्या है? 97 का आंसर हो जाएगा बी, दशमलव संख्याओं का प्रयोग। 97 का आपका होगा। यूडीसी कब आया? 1905 ईस्वी में आया है। इसमें मिश्रित अंकन का उपयोग किया जाता है। 98 का है, पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 98 का आंसर होगा आपका सी, पाठकों को नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों को प्रचलित करना। मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन आधा घंटा में कोशिश करता हूँ कि आपका कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 का, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इंपीरियल लाइब्रेरी नाम परिवर्तन अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया? 99 का आंसर होगा आपका बी, 1948 में कर दिया गया था। 1948 में कर दिया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो मैं बोलता हूँ वो सच ही रहता है, क्योंकि मैं खास तौर पे अंदरूनी मैं सही नोटिस देता हूँ आपको। मेरे माध्यम से ललिन एकेडमी के द्वारा आपको सही नोटिस मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चन, 100 का हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है कि सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस देश का संगठन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यूके और आयरलैंड का है। एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है कि आप लोग तैयारी में लग जाए। फॉर्म आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बात नहीं किया इस बात को लेकर, परंतु मैं सच बता रहा हूँ कि आपका हो सके तो जुलाई के अंतिम वीक, ठीक है, जुलाई ही चल रहा है, 3 जुलाई चल रहा है आज, तो अंतिम वीक के तक आपका फॉर्म का डेट जारी कर दिया जाएगा और मात्र आपको 20 से 21 दिन तक का फॉर्म का फिल का डेट दिया जाएगा। उसके बाद आपको जुलाई अगस्त तक आपका बीच में 15 अगस्त तक फाइनल करके आपको लास्ट अगस्त तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा स्टेट का। तो आप लोग तैयारी रखें ज़बरदस्त और ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहें मेरे साथ। जो भी नोटिस रहेगा आप तुरंत मैं आपको दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। और कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा, और कितना सही हुआ नंबर आज का कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।